Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today I'm going to discuss the regulation of secretion of aldosterone, function of aldosterone we discussed in the previous lecture, regulation of secretion we will discuss. But before that, one hadith I would like to quote. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता उस वक्त तक, युहिब्बु लिअखीहि, जब तक वो वही चीज पसंद करे अपने भाई के लिए, मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जो अपने लिए पसंद करता है। तो तर्जुमा ठीक देखनी, बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ दोनों में है। ये दोनों हमारी मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स हमारी जो हैं हदीस की, बुखारी और मुस्लिम है, तो उन दोनों में ये हदीस मौजूद है कि दूसरे फरमाते हैं कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके देखें। जब अगर हम इसको अप्लाई करने लग जाए ना कि मैं वही काम दूसरे के लिए वही करूं जो अपने लिए पसंद करता हूं, मैं अपने लिए इज्जत पसंद करता हूं, मैं दूसरे को इज्जत दूंगा। मैं अपने लिए गाली नापसंद करता हूं, मैं दूसरे को गाली नहीं दूंगा। मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं दूसरे, अगर इसी हदीस पर अमल हो जाए ना तो कहता खूबसूरत माशरा हो जाए। उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे मुबारक फरामीन है कि अगर एक हदीस को पकड़ लिया जाए ना, उसी पे अमल कर लिया जाए तो क्या खूबसूरत उसके नताइज होते हैं। अल्लाह पाक समझ अमल की तौफीक। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हम बात करेंगे। There are many factors which affect the aldosterone secretion. उनमें से इम्पॉर्टेंट तो इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं, उन्हीं को कंट्रोल कर रही है। But indirectly, it also affects the extracellular fluid volume. It affects, so extracellular fluid volume also affects the aldosterone secretion regulation. Blood volume, that is the part of the extracellular fluid. Extracellular fluid volume increase होता है तो blood volume भी increase होता है, decrease होता है। Blood pressure is dependent upon one of the factors which determine the blood pressure is blood volume itself. Blood volume, if it is increasing or decreasing, blood pressure is increasing and decreasing, that will affect the aldosterone production as well. So regulation of aldosterone from zona glomerulosa is independent of regulation of cortisol from the inner two zones, zona fasciculata and reticularis. क्या importance है? We will discuss. That is, zona fasciculata and reticularis, they are regulated primarily by the hypothalamo-hypophyseal axis. Zona granulosa aldosterone production has nothing to do with that. ACTH का रोल है, वो बात हम करेंगे, बट प्राइमरीली रेगुलेशन के लिए ACTH या हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल एक्सिस नहीं है, ये इनडायरेक्टली, ये डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर आयन है, हम उसको देखेंगे। तो ये लिखा हुआ रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम दिस जोन, जोना ग्रानुलोसा इज इंडिपेंडेंट। उसके वो अलग रेगुलेट होते हैं, ये अलग रेगुलेट होते हैं। Now, regulation of secretions, there are four important factors which are involved in the regulation of aldosterone secretion. One is this potassium ion concentration. Number one पे हमने पोटाशियम को रखा है। Most powerful, most important regulator is the potassium ion concentration. इसको हम elaborate करेंगे. Then renin angiotensin system, this also regulates the aldosterone. इसको हम आगे देखते हैं कैसे करता है। And then the sodium ion concentration, इस पे जरा डाउट, सोडियम आगे मैं बात करूंगा। इट इज नॉट द सोडियम आयन कंसंट्रेशन। यस, सोडियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इट विल इंक्रीज, वो एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करेगी। सोडियम आयन का बढ़ेगी या कम होगी, दैट विल अफेक्ट कंसंट्रेशन। लेकिन आमतौर पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए चेंज होती नहीं है। अगर सोडियम कम हो गया है तो वाटर भी कम होगी, कंसंट्रेशन तकरीबन नॉर्मल रहती है, 140 के करीब ही रहती है, अनलेस कोई ड्रास्टिक फर्क हो तो उसमें फर्क होता है। आमतौर पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। इट इज द टोटल बॉडी सोडियम। अगर सोडियम बॉडी में ज्यादा हो गया है तो कंसंट्रेशन तो मे बी नॉर्मल, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड ज्यादा होगा, टोटल लोड ऑफ द सोडियम विल बी मोर, वो कंट्रोल करेगी। आगे इसको देखेंगे। सो दीज थ्री, potassium ion concentration, renin angiotensin system, or sodium ion concentration, are total body sodium.
दीज आर दी प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ एल्डोस्टेरोन। ACTH को मैंने लिख दिया। ACTH का रोल सिर्फ परमिसिव रोल है, उसको परमिसिव रोल हम देखते हैं क्या है, वो उसको मिलता है। प्राइमरी रेगुलेटर यही है, की रेगुलेटर्स आर द अपर थ्री, वन पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड द सोडियम बॉडी लेवल इन द बॉडी और सोडियम आयन कंसंट्रेशन। ACTH का रोल हम देखेंगे क्या करता है। अब इसको एक एक को लेके हम डिस्कस कर लेते हैं। पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन, हाइपरकैलेमिया, दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टिमुलस फॉर जोना ग्लोमेरुलोसा डायरेक्ट, किसी और इन्वॉल्व, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी corticotropin releasing hormone, hypothalamic hormone, nothing doing that. It is only direct action of potassium ion on zona glomerulosa. A small percentage increase in the potassium, थोड़ा सा पोटाशियम बढ़ाएंगे concentration, it will lead to several fold increase in the aldosterone production. Normal level of potassium concentration is only 4.5 milli equivalent, 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको 5 करो ना या 5.4 करो ना, ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन विल अकर, तो सेवरल फोल्ड इंक्रीज अगर थोड़ा सा हाइपरकैलेमिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? हाइपरकैलेमिया विल इंक्रीज द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन, तो वो क्या करेगी? इट विल कॉज द प्राइमरी इफेक्ट तो सोडियम पर होगा, इट विल कॉज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, लेकिन पोटेशियम की एक्सचेंज हो जाएगी, देयर विल बी लॉस ऑफ पोटेशियम इन द यूरिन। तो एल्डोस्टेरोन जिस एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम करेगी, ये जो मेन स्टिमुलस है, इट विल बी लॉस्ट इन द यूरिन। नेगेटिव फीडबैक ये एक किस्म का आप कह लें, पोटेशियम आयन ज्यादा हो गया, दिस एल्डोस्टेरोन विल कॉज लॉस एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। प्राइमरी इफेक्ट उसका सोडियम पर है, यस, लेकिन इट इज काजिंग द लॉस ऑफ excretion of potassium in the urine and potassium ion concentration will return to the normal. This is the main regulator, असली regulator यही है। सो पोटाशियम, ये जो मैं पहले बयान कर चुका हूं, बता चुका हूं, पोटाशियम आयन का इफेक्ट जो है ये डायरेक्ट है, इट इज नथिंग डूइंग विद एनी अदर हार्मोन, जैसे हमने TSH में देखा था कि दिस अफेक्ट्स दी हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी और फिर वो सारे, नो, इट इज डायरेक्ट एक्शन ऑफ पोटाशियम आयन ऑन द जोना ग्लोमेरुलोसा, बाहर वाले एक्शन पर ये काम करता है। तो हाइपरकैलेमिया इज द फर्स्ट स्टिमुलस। Now, second, renin-angiotensin system. You are familiar with the renin-angiotensin system if you have studied even CVS, cardiovascular system. Blood pressure regulation में बहुत important आपने इसको देखा होगा। So, angiotensin 2, which is a powerful vasoconstrictor. हम देखेंगे प्रोडक्शन कैसे होती है। It is a powerful vasoconstrictor, but it has got the very important effect here on the zona granulosa. It stimulates the production of aldosterone. तो ये पैदा कैसे होती है? दिस इफेक्ट इज आल्सो डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है पोटाशियम की तरह। पोटाशियम आयन भी डायरेक्टली जोना ग्रानुलोसा को इफेक्ट कर रहा है। एंजियोटेंसिन 2 ब्लड में अगर ज्यादा होगी 2, एंजियोटेंसिन 2 इट विल अफेक्ट। ये 2 पैदा कैसे होती है? Whenever there is low blood, decrease blood flow to the kidney. इसका स्टिमुलस क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? Whenever there is low blood flow to the kidney, this will cause, because of low blood pressure, low blood flow to any tissue, किस वजह से हो सकता है? ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से होता है। इफ ब्लड प्रेशर इज लो, ब्लड फ्लो टू द किडनी इज लेस, दिस विल कॉज द प्रोडक्शन ऑफ रेनिन। आपने पढ़ा हुआ है CVS में, रेनिन प्रोडक्शन फ्रॉम द जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, यहां से ये रेनिन प्रोड्यूस होगी। दिस रेनिन कॉजेज formation of angiotensin 1. कहां से? There is a protein in the plasma protein, angiotensinogen, that is converted into angiotensin 1. This angiotensin 2 is then it is converted angiotensin 2 कहां? It is converted into angiotensin 2 in the pulmonary capillaries. Pulmonary capillaries में that angiotensin converting enzyme ACE, you should be familiar with that, blood pressure आपने पढ़ा हुआ है, ACE there. So ACE is in the pulmonary epithelial cell, so it will be converted into angiotensin 2. So this angiotensin 2 is the stimulus for the direct stimulus for the zona granulosa production of aldosterone. तो फिर ये करेगी क्या? Aldosterone will cause conservation of salt and water.
salt and water conserve होंगे, there will be increased blood volume, extracellular fluid volume and blood flow and blood pressure will return to the normal. जो stimulus का उसके against काम करेंगे. So this is the second stimulus. Any condition in which there is more angiotensin production, it will cause the more production of aldosterone. उसका फायदा भी हमने mechanism भी देख लिया. तो 2 potassium and angiotensin 2 असली दो यही हैं. तीसरा भी हम लेबल पढ़ लेते हैं. हाँ, ब्लड प्रेशर इज आल्सो एलिवेटेड बाय वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट. हम तो डिस्कस कर रहे हैं, ये तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना. हमारा काम तो एल्डोस्टेरोन का डिस्कस करना है ना, एल्डोस्टेरोन के साथ जो रिलेशन है. लेकिन एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर ब्लड प्रेशर को अफेक्ट वो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो इस तरह भी कर रही है. एल्डोस्टेरोन भी पैदा कर रही है, ओके, लेकिन वेसोकंस्ट्रिक्टर इफेक्ट उसका भूलना नहीं है. एंजियोटेंसिन 2 इज अ पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर व्हिच कॉजेस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द resistant vessel and it increases the peripheral resistance and blood pressure is the product of the peripheral resistance and cardiac output. कोई भी कंडीशन जिसमें peripheral resistance बढ़ेगा या कम होगा, blood pressure will be affected या cardiac output बढ़ेगा कम होगा. ये ऊपर वाला मैकेनिज्म cardiac output बढ़ाएगा, नीचे वाला मैकेनिज्म peripheral resistance बढ़ाएगा. Now sodium ion concentration as लिखा हुआ concentration है, so decrease sodium ion concentration वो दोनों increase थे. हाइपरकैलीमिया एंड इंक्रीज एंजियोटेंसिन, यहाँ पे सोडियम की कमी, लो लेवल ऑफ सोडियम आयन कंसंट्रेशन 140 मिली इक्विवेलेंट से अगर कम कर दें, 120 मिली इक्विवेलेंट to 10 to 20% आप कम कर दें, दिस विल डबल द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन. अगर एंजियोटेंसिन अगर सोडियम आयन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, थोड़ी सी कम होगी, 10% 20% कम होगा, एल्डोस्टेरोन के प्रोडक्शन डबल हो जाएगी. लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये जो दूसरी बुलेट मैंने खोली है, व्हेन टोटल अमाउंट ऑफ सोडियम, टोटल बॉडी सोडियम जिसको कहते हैं, इट इज रिड्यूस, ब्लड वॉल्यूम इज आल्सो लेस. ब्लड वॉल्यूम कम है तो ब्लड प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर कम है तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम विल एक्टिवेट हो जाएगा. सो इट इज द टोटल बॉडी सोडियम इनडायरेक्टली एंजियोटेंसिन को अफेक्ट कर रही है. तो टोटल बॉडी सोडियम ब्लड वॉल्यूम को कम करके दूसरे मैकेनिज्म को स्टिमुलेट कर रही है. एट द सेम टाइम देखो पोटाशियम वाले को भी स्टिमुलेट कर रही है. वो कैसे? अगर टोटल बॉडी सोडियम कम है, इसका क्या मतलब है? डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ सोडियम इन द ट्यूबुलर फ्लूइड टू बी एक्सचेंज विद द पोटाशियम आयंस. पोटाशियम आयन सिक्रीट कैसे होते हैं? सोडियम एब्जॉर्ब होती है. जब सोडियम है ही कम तो एब्जॉर्ब भी कम होगी. When sodium is absorbed, less number of sodium ions are absorbed, less exchange with the potassium will occur. क्या मतलब? Potassium will accumulate. पोटाशियम एक्सचेंज नहीं हो रही, सोडियम अवेलेबल नहीं है एक्सचेंज करने के लिए, सोडियम अवेलेबल नहीं है तो पोटाशियम विल एक्युमुलेट. तो हाइपरकैलीमिया क्या है? वो पहले नंबर का स्टिमुलस हाइपरकैलीमिया ही है. सो दिस इज, it is not the concentration probably, it is the total body sodium by these two mechanism. की वजह से it will cause the total body sodium कम होने की वजह से hyperkalemia हो सकता है, and which is a very very powerful stimulus, number one stimulus हम इसी को कहा हुआ है. तो कंसंट्रेशन को आप लेबल कर ले, लेकिन कंसंट्रेशन आमतौर पर चेंज होती नहीं है. उसकी वजह इंक्रीज सोडियम हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, whenever there is increase amount of sodium in the body, water is added automatically, so water will be added to the extracellular fluid, concentration 140 के करीब ही रहेगी. और बहुत इतनी ज्यादा कम रेयरली हो सकती है. तो फिर वी हैव सीन दैट अगर कंसंट्रेशन कम करके देखें, एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन इज देयर, वो फिर शायद डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसको हाइपोनेट्रीमिया. डिक्रीज सोडियम को क्या कहेंगे? हाइपोनेट्रीमिया का. लेकिन प्रोबेबली दीज टू आर मोर इंपॉर्टेंट. टोटल बॉडी सोडियम जब कम होगी, इट विल कॉज द हाइपरकैलीमिया और इट विल कॉज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम टू बी स्टिमुलेटेड, और बोथ आर पावरफुल स्टिमुलाई फॉर द एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन. आखिरी बात, ACTH. ACTH एंटी रिपिटेटरी की हार्मोन है. इट इज नॉट द मेन रेगुलेटर. इसका रोल सिर्फ परमिसिव रोल है. व्हाट इज दैट? It is responsible. Small amount of ACTH is required for the maintenance of zona granulosa. बस और कोई काम नहीं. आज जितना मर्जी है ACTH को ज्यादा कर लो, एल्डोस्टेरोन ज्यादा नहीं होगी, कॉर्टिसोल ज्यादा होगी, वो एंड्रोजन ज्यादा होंगी, उन पे इफेक्ट है इसका. एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है. सिर्फ जोना ग्रानुलोसा की मेंटेनेंस के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ACTH इज रिक्वायर्ड. इसलिए हम इसको चौथा इसको शामिल किया हुआ है. ये थोड़ी सी चाहिए.
and लेकिन it is not a regulator. ACTH does not further stimulate the production of aldosterone or secretion of aldosterone. हाँ, total absence अगर ACTH हो pituitary ना produce कर रहा हो, then of course the whole of the zona granulosa के साथ साथ पूरा adrenal cortex खराब हो जाएगा. So total absence of ACTH causes atrophy of zona granulosa and absence of secretion, लेकिन ज्यादा होने से further increase नहीं होता. इसका इतना सही रोल है in the production of aldosterone. So ये 4 मैकेनिज्म है. मैं दोहरा देता हूँ. पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन पावरफुल स्टिमुलस, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में एंजियोटेंसिन 2 इज द पावरफुल स्टिमुलस, और सोडियम कंसंट्रेशन के बजाय टोटल बॉडी सोडियम बोले. कंसंट्रेशन इज आल्सो वैलिड, आप बोल सकते हैं. इफ कंसंट्रेशन इज लो, दिस एल्डोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूस, लेकिन प्राइमरीली इट इज द टोटल बॉडी सोडियम. व्हेन इट इज लो, देन इट विल कॉज द renin angiotensin system because of low blood volume, low blood pressure, and hyperkalemia because of less exchange available there, and this will cause stimulation. So these 3 and plus role of permissive role of this. Next time we will talk about the glucocorticoid function of cortisol. हम discuss करेंगे इंशाल्लाह ताला. तो hope you are following me, and if you are not following properly, if you have got some queries and some questions, you can ask me in the comment section. I will answer those, and please share this video to other students. Thank you very much.